हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज अ सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। चलो स्टार्ट करते हैं। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इंडिया में, तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। So these are the sources of energy which have been in use since a long time. So they are known as conventional, क्योंकि इसको हम लोग बहुत पहले समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और हाइडल पावर। इन सोर्स ऑफ एनर्जी का हम बहुत समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इनका वी हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज़ देम, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइडल पावर को छोड़ दें अगर हम, एंड वी टॉक अबाउट कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इट एमिट्स अ लॉट ऑफ स्मोक, कॉजेज पोल्यूशन एंड ऑल्सो रिलीजेस कार्बन। तो ये बहुत इको फ्रेंडली नहीं होते। सो देर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स एंड एट द सेम टाइम इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज सोर्स ऑफ एनर्जी दैट we cannot ignore the positive things that are related to them. So we can see in the picture, these are the there's a picture showing the conventional sources of energy. If we talk about the non-conventional sources, so these sources are renewable, easily available, eco-friendly and pollution free. तो ये जो non-conventional sources होते हैं जैसे कि solar power, wind energy, tidal energy, biogas, geothermal energy, ये सारे जो होते हैं दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन, दे आर इको फ्रेंडली एंड दे आर ईजिली अवेलेबल एंड दे आर ऑल्सो रिन्यूएबल। जबकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कोल या पेट्रोलियम के बनने में। सो दे आर नॉन रिन्यूएबल, वेराज द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. So here is the picture showing a few non-conventional sources of energy. Now children, आज हम लोग इस लेसन में कोल के बारे में पढ़ेंगे. कोल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पावर रिसोर्स. कहा जाता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज़ में इसकी बहुत ज़रूरत होती है एंड ऑल द थिंग्स विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड, सब हर चीज़ जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो इंडस्ट्री में ही होता है. सो कोल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. सो आज हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे. मिनरल फ्यूल में इफ़ यू रिमेंबर लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि द मिनरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड मिनरल फ्यूल. तो यहाँ हम लोग मिनरल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे. सो कोल इज अ कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक formed as rock strata called coal seams. यानी कोल जो है वो सेडिमेंट्री लेयर्स के बीच में मिलता है, पाया जाता है. एंड कोल इज मोस्टली कार्बन विथ वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. कोल जो होता है बेसिकली कार्बन कंपाउंड होता है. कोल इज अ कार्बन कंपाउंड क्योंकि ये जो है ये एनारोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में तैयार होता है, इसीलिए ये दिस इज कंपाउंड ऑफ carbon. India has the world's largest deposit of coal and most of the coal, लेकिन इंडिया में जो कोल होता है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होता है, फ्रॉम मॉडरेट टू लो क्वालिटी. इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ वॉज कोल फॉर्म, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो कोल आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बना. तो वो कोल कैसे बना, लेट्स सी. अगर इस पिक्चर को हम लोग ध्यान से देखें, so before the dinosaurs many giant plants died in swarms. So there were swarms where about 300 million years ago several plants, giant plants, they died in the swarms और वहीं पे इनका decomposition हुआ. Over millions of years the plants were buried under the water and dirt. यानी जो dead plants थे, ये जो plants थे ये dead हो गए and they were buried under water and dirt. कुछ layers के नीचे वो दब गए, वहाँ डिकम्पोज हुए in the absence of oxygen और वो धीरे धीरे कोल बन गए. सो दे फॉर्म्ड कोल विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो हीट एंड प्रेशर टर्न द डेड प्लांट्स इनटू कोल. तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हुआ और some chemical reactions took place and these dead plants they were converted into coal.
सो दिस इज हाउ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, और इसको कोल बना और इसको बनने में बहुत समय लगा. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल आर देयर? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कोल. और कोल को हम कैसे ग्रेड करते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन. किसी कोल में कितना कार्बन है उसके हिसाब से उसकी प्योरिटी को मेजर किया जाता है. मोर इज द कार्बन, बेटर इज द कोल. तो सबसे अच्छा कोल जो होता है एंथ्रासाइट. इसमें 85 से 90% कार्बन होता है. उसके बाद है बिटुमिनस 70 to 80%, followed by lignite about 40%, and the most inferior low quality coal is having only 35% और low carbon, उसको कहते हैं peat. So these are the different types of coal. Lignite or peat, they are almost brown in color. Lignite is also known as brown coal. So these are the different types of coal and the amount of carbon. You must remember this because it often comes in exam. It's an important question. Now distribution of coal in India. इंडिया में 2 तरह के कोल पाए जाते हैं, गोंडवाना टाइप एंड टर्शरी टाइप. सो इंडियाज कोल इज मोस्टली फ्रॉम गोंडवाना सीरीज फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी साउथ इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो वहाँ गोंडवाना कोल मिलता है. तो इंडिया का सबसे ज़्यादा कोल जो है वो गोंडवाना कोल है, विच इज़ फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू. एंड टर्शरी टाइप ऑफ कोल ओनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ असम एंड कश्मीर, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में जो माउंटेनस एरिया है वहाँ पे टर्शरी कोल पाया जाता है. इसके अलावा जो मैक्सिमम कोल इंडिया का है वो है गोंडवाना कोल एंड इट इज़ फाउंड इन साउथ इंडिया. सो द गोंडवाना कोल फील्ड्स वर फॉर्म्ड नियरली 200 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 200 मिलियन साल पहले गोंडवाना कोल बना. और इंडिया का 98% कोल गोंडवाना है, यानी गोंडवाना कोल जो है इंडिया में 98% है और ओनली 2% इज द टर्शरी कोल. तो लेट्स सी कि इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स कहाँ हैं. द दामोदर वैली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. और यहाँ जो मेन फील्ड्स है वो है झरिया एंड रानीगंज. चिल्ड्रन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इन इंडिया, झरिया एंड रानीगंज. रानीगंज जो है सबसे पुराना है और एंड झरिया इज द लार्जेस्ट. रानीगंज इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया. फिर सोन रिवर वैली जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड में है, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट सेंटर्स है. सिमरौली एंड तातापानी, यहाँ पे कोल माइन होता है. द महानदी वैली में जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट्स में है, हेयर, तालचेर एंड रायगढ़ आर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कोल माइनिंग. इसके अलावा गोदावरी और वर्धा वैली जो कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे भी कोल माइनिंग होती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गोंडवाना कोल फील्ड. यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे देखो रानीगंज इज मार्क्ड हियर. Talcher is marked here. So all these whatever is being shown in the map, ये सारे areas है जहाँ पे कोल पाए जाते हैं, the Gondwana coal. Now let's see the tertiary coal. Tertiary coal was formed about 66 million years ago. और important tertiary coal field है असम और अरुणाचल में, जम्मू एंड कश्मीर and तमिलनाडु. So these are the areas where tertiary coal is found. इंडिया में बहुत कम, सिर्फ 2%, इंडिया का जितना भी कोल है उसका 2% टर्शरी है, बाकी सब है गोंडवाना. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ कोल. सो नो डाउट कोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर रिसोर्स. तो ये थर्मल पावर स्टेशंस में बहुत सारे कोल को बर्न करके हीट जनरेट किया जाता है और इस हीट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में. सो वट एवर वी आर गेटिंग ऑल दिस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, that is by burning huge amount of tons and tons of coal in the thermal power plant. It is used in metal industries and the blast furnace and especially in smelting iron. यानी iron ore से जब हम extract करते हैं pure iron, उस दौरान भी we need a power resource to generate heat और वो होता है coal. Coal is also used in railway locomotives, steamships and industries. So these are the uses of coal. Coal forms a basic raw material for chemical industry, dyes, fertilizer, synthetic and explosives. Byproducts जो होते हैं कोल के वो है बेंजाइल, फिनॉल, टार, सल्फर.
विच हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, इनका भी इस्तेमाल होता है, यानी कोल के बाई प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल होता है. एंड इवन कोल इज़ यूज्ड इन एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में कुकिंग पर्पस के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है. सो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूसेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू द डोमेस्टिक यूज़. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ कोल. अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कोल माइनिंग को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो कि फेस करता है कोल माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. सो द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल, जो सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है, वो है छोटा नागपुर रीजन में. और फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो कोल बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ज़्यादातर कोल, सबसे ज़्यादा कोल छोटा नागपुर रीजन में पाया जाता है, जहाँ से कि ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है. सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेस, टेंड टू इंक्रीज. द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेंड टू इंक्रीज बिकॉज कोल जो है डिमांड पूरे कंट्री में है, लेकिन बहुत थोड़े से जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है. सो ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. Now, very low quality coal is found in India. This is another problem because जब इस कोल को बर्न किया जाता है तो lot of huge amount of ash is produced, और इस ash को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी समस्या है. Where to dispose this ash? Because of poor quality of coal, lot of ash is caused or formed and collected. इसको डिस्पोज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So these are the first two problems that is faced during coal mining in India. The third problem is lack of high-end skilled technology. So the obsolete, यानी जो पुराने obsolete methods है are used in most of the Indian mines. पुराने मेथड से माइनिंग होती है जिससे बहुत वेस्टेज होता है. लॉट ऑफ कोल इज वेस्टेड एंड जो लाइफ होता है, लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ रिस्क होता है ऑफ द कोल माइनिंग वर्कर्स, माइनर्स जो वहाँ पे काम करते हैं, लेबरर्स, उनको बहुत प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं लिए जाते. सो दे फेस सेवरल हेल्थ इश्यूज. लाइफ रिस्क भी होता है क्योंकि कोल माइंस इट माइट कोलैप्स और देयर कैन बी एक्सीडेंट, देयर कैन बी फायर ऑल्सो. तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. फायर एंड फ्लड ऑफ कोल माइंस कॉज हैवी लॉस ऑफ बोथ माइंस एंड लाइफ. तो फायर और फ्लड भी, जब अगर आग लग जाए या बाढ़ आ जाए कोल माइंस में, तो यहाँ पे भी लॉस ऑफ लाइफ एंड माइंस होता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया. हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें. सबसे पहले वी हैव टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. इफ वी इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी वर्क ऑन द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, then a lot of improvement can be brought. यानी बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा. and we focus on the condition and well-being of the workers. Scientific mining techniques are required. So no doubt we should leave the obsolete methods और scientific methods में switch करना चाहिए so that the mines, the coal is not wasted. Safety standard must be raised. No doubt the workers there, they are at life risk, इसलिए safety standard को raise करना चाहिए. So students, thank you. This was all about the conventional sources of energy, जिसमें हमने आज coal के बारे में पढ़ा. We learn about petroleum and natural gas in the next class. Thank you.